प्रमेय 1। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई त्रिभुज है, उसकी एक भुजा के समांतर, क्या 3 भुजा होती है त्रिभुज में, कोई भी एक भुजा के समांतर रेखा, मान लीजिए इस भुजा के समांतर ये रेखा हो जाएगी, है ना, या फिर इस भुजा के समांतर ये रेखा हो जाएगी, या फिर इस भुजा के समांतर ये वाली रेखा हो जाएगी, है ना। तो कोई भी भुजा है उसकी समांतर एक जो रेखा बनेगी भुजा के समांतर, बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा मिलेगी, है ना। एक जो भुजा के समांतर कोई भी रेखा खींचेगी वो इस भुजा के समांतर ये वाली रेखा है, लेकिन बाकी तो जो दो भुजा है जिस उनको दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, है ना, करती हुई रेखा खींची जाए तो यह रेखा, तो ये जो रेखा है वो उन दोनों भुजाओं को, जिन दोनों भुजाओं को वो प्रतिच्छेद कर रही है, उनको एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। मतलब कि इस भुजा का ये जो अनुपात है, दो भागों में बटा है ना, वो इस भुजा के जो दो भाग में बटा है उसके बराबर होगी, या फिर समान अनुपात में विभाजित करेंगे। ये हमें सिद्ध करना है। जैसे कि यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है ABC, और DE वो लाइन है जो भुजा AB और AC को बिंदु D और E में प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमें ये सिद्ध करना है कि AD बटे DB बराबर है AE बटे EC के। यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। हमें एक त्रिभुज ABC दिया है, उत्पत्ति है प्रमेय का। इसमें इस चैप्टर में टोटल 11 या 10 प्रमेय दिया हुआ है ना, प्रमेय मतलब थ्योरम दिया हुआ है, उसकी उत्पत्ति हमें बनाना है। प्रश्न में सिर्फ ये मतलब क्वेश्चन पेपर में सिर्फ ये प्रमेय लिख देगा, कौन सा प्रमेय नहीं, सिर्फ ये लाइन लिख देगा कि ये थ्योरी के रूप में ये लाइन आ जाएगा। कोई भी लाइन मतलब कि थ्योरी के रूप में प्रमेय को हमें सिद्ध करना है। जो भी प्रमेय लिखा होगा उसे, तो उसकी उत्पत्ति करनी होगी। ऐसा लाइन लिखा रहेगा, उसका उत्पत्ति हमें खुद बनाना है, ठीक है। तो हमें एक त्रिभुज ABC दिया है जिसमें भुजा BC के समांतर रेखा खींची गई है। एक रेखा अन्य दो भुजाओं को बिंदु D और E पे काटती है ना। अन्य दो भुजा है AB और AC को बिंदु D और E पर काटती है। हमें सिद्ध करना है कि AD बटे DB बराबर है AE बटे EC के। ये सिद्ध करना है। B को E से तथा C को D से मिलाइए। B को E से तथा D को C से मिलाइए एवं तथा DM लंब है AC पर और EN लंब है AB पर खींचिए। मतलब AC पर हमें लंब खींचना है, ये दोनों को मिलाना है, और AC पर हमें लंब खींचना है DM, D से M ऐसा एक लंब खींचना है। ये बिंदु है M, है ना। और AB पर एक लंब खींचना है EN, E से N ऐसा एक लंब खींचना है, ठीक है। इस प्रकार से त्रिभुज हमारा बनेगा, जो कि ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये वाले त्रिभुज में देखना है हमें। अच्छा चलो, ऐसा क्यों खींचे, क्योंकि हमें AD बटे BD चाहिए, है ना। तो AD क्या किए, यहाँ पे देखो एक त्रिभुज तो बन रहा है। जब ये रेखा खींची तो एक त्रिभुज बना ADE, है ना। लेकिन इसमें सिर्फ ये वाला पार्ट AD और AE वाला पार्ट ही आया, है ना। BD और EC वाला पार्ट तो रह गया। हमें चाहिए AD बटे BD, AE बटे EC चाहिए। तो ये वाला पार्ट इस त्रिभुज से आया, लेकिन दूसरा त्रिभुज हमें यहाँ पे मिलेगा
DEC और BDE, इससे क्या मिलेगा हमें, ये वाला हिस्सा भी इस जब विभाजित होगा उसका त्रिभुज का भुजा का ये वाला हिस्सा भी हमें कवर हो जाएगा। इस वजह से B को C से, D को C से और B को E से मिलाएं तो यहाँ पे दो त्रिभुज यहाँ पे बन गया, यहाँ से यहाँ तक और ये वाला त्रिभुज है ना। तो पहले त्रिभुज से देखेंगे, पहले त्रिभुज का जब क्षेत्रफल आएगा ADE का क्षेत्रफल है ना, ADE का क्षेत्रफल बटे BDE का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो इससे क्या है, AD और BD हमें मिल जाएगा और DE, EN और EN दोनों में कॉमन में हो जाएगा। दोनों में EN दोनों का लंब क्या है, EN ही है। इस वजह से आधार और गुणित ऊंचाई होता है और दोनों को ऊंचाई इस रेखा पे जो लंब है वो सिर्फ EN है, तो ये आधार हो गया और ये लंब हो गया है ना। आधार गुणित ऊंचाई होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई क्षेत्रफल में। इस त्रिभुज के लिए हम अगर देखेंगे और इस त्रिभुज के लिए देखेंगे तो दोनों त्रिभुजों के लिए ऊंचाई तो EN ही है, दोनों EN कॉमन हो जाएगा और 1/2 भी कट जाएगा तो बचेगा क्या, AD बटे BD। एक तो हमें मिल जाएगा AD बटे BD है ना। और लाना भी हमें एक और चीज़ है AE बटे EC चाहिए, तो उसके लिए इस वाले त्रिभुज में आएंगे है ना, ये वाला त्रिभुज और इस साइड से एक त्रिभुज को मैच करेंगे तो दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर से हमारा नया समीकरण बनेगा। देखते हैं पहले तो, जो कि ADE का क्षेत्रफल 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई है। हमें पता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल आधार गुणित 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। तो ADE में आधार क्या है, AD है और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई या फिर लंब बोल सकते हैं EN, तो 1/2 AD इंटू EN लिख सकते हैं। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल को AR या फिर एरिया या फिर AR शॉर्टकट में लिख सकते हैं, AR ADE भी लिखा जा सकता है। अतः AR ADE इज इक्वल टू 1/2 इंटू AD इंटू EN है। तथा त्रिभुज BDE में ये वाला तो कवर हो गया, अब ये वाला त्रिभुज, इसी भुजा की बात हो रही है ना, BAB वाली भुजा की। BDE में 1/2 आधार क्या हो जाएगा, BD बटे गुणित ऊंचाई, ऊंचाई EN, तो 1/2 इंटू BD इंटू EN। अब ADE अपॉन एरिया, ADE अपॉन BDE करने पे हमें मिलेगा 1/2 AD इंटू EN अपॉन 1/2 DB इंटू EN कटा 1/2 कटा, बचा क्या, AD अपॉन BD। ये हो गया समीकरण 1। क्या किए, एरिया ADE बटे एरिया BDE ये किए, तो ये समीकरण मिला है ना। इसी प्रकार से इस त्रिभुज का भाग कर दिए इस त्रिभुज से है ना। इसी प्रकार से दोबारा इस भुजा के लिए आएंगे, AC भुजा के लिए, तो यही त्रिभुज ऊपर वाला ही त्रिभुज मिलेगा है ना, और नीचे वाले के लिए त्रिभुज बदल जाएगा DEC। नेक्स्ट त्रिभुज हमारा होगा DEC ये वाला, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं। इसी प्रकार एरिया ADE बोलो या फिर AED, AC त्रिभुज की बात हो रही है, तो हम कह सकते हैं AED को लिख सकते हैं क्या, ADE, जो हमने पहले यूज़ किया था। अगर हम इन दोनों को लिखें तो एक ही त्रिभुज की बात हो रही है, इस वजह से AED को हम ADE भी लिख सकते हैं। अब त्रिभुज ADE में यहाँ पे लंब किसकी बात हो रही है, DM वाले लंब की है ना, तो बेस कौन सा हो जाएगा, AE, 1/2 गुणित AE गुणित DM, 1/2 गुणित AE गुणित DM, तथा ये हो गया एरिया ADE के लिए। अब एरिया आता है DEC
एरिया DEC के लिए 1/2 आधार है EC बटे लंब DM, आधार गुणित बटे नहीं गुणित 1/2 गुणित आधार EC गुणित DM ऊंचाई, यही होगा लंब इसके लिए, क्योंकि एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही रेखा पर दोनों त्रिभुज स्थित है ना, तो दोनों के लिए लंब कौन सा होगा, यही होगा, है ना, DM। अब क्या करेंगे, ADE एरिया को ADEC एरिया से भाग कर देंगे, तो एरिया ADE बटे एरिया BED बराबर है 1/2 एरिया ADE बटे एरिया DEC बराबर 1/2 AE गुणित DM बटे 1/2 गुणित EC गुणित DM कटा 1/2 कटा, बचा क्या, AE बटे EC। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अतः हम कह सकते हैं कि एरिया ADE बटे एरिया BED बराबर AD/BD और एरिया ADE बटे एरिया DEC बराबर AE/EC। दोनों में एरिया का ADE तो दोनों का बराबर है, अंश का बराबर है, ADE दोनों बराबर। अब ध्यान देने की बात यह है कि त्रिभुज BDE, ये वाला जो त्रिभुज है BDE व त्रिभुज DEC एक ही DE से, दोनों में कॉमन क्या है, DE कॉमन है, एक ही आधार है, दोनों का आधार है DE, BDE का आधार है DE है और DEC का भी आधार DE है ना, तथा समांतर रेखाओं BC और DE के बीच बने दो त्रिभुज हैं। ये जो त्रिभुज बन रहे हैं वो इन्हीं दोनों समांतर रेखाओं के बीच बन रहे हैं ना, तो हम कह सकते हैं कि BDE बराबर है, हम कह सकते हैं कि एरिया BDE बराबर है एरिया DEC के, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही दो समांतर रेखा के बीच बने कोण हैं और दोनों का आधार क्या है, एक ही है DE, इसीलिए समीकरण 3 मिल जाएगा, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो या फिर समीकरण 1 में हम BDE की जगह में DEC लिख सकते हैं, या तो समीकरण 2 में DEC की जगह में BDE लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये दोनों समीकरण इस पक्ष के लिए तो बराबर हो जाएंगे, है ना। तो ये अगर ये पक्ष बराबर हो गया, मतलब कि एरिया ADE बटे एरिया BDE बराबर AD/AB दिया हुआ है, तो इसको भी BDE करके AE/EC लिखा जा सकता है, क्योंकि BDE की जगह में DEC की जगह में BDE लिख दिए, क्योंकि हमें पता है कि समीकरण 3 से DEC बराबर है BD के, इसलिए ऐसा कर लिए। तो अब ये समीकरण और ये समीकरण में LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे, अतः हम कह सकते हैं कि AD बटे DV बराबर है AE बटे EC के, समीकरण 1, 2 व 3 से। यह आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम BPT कह सकते हैं, ठीक है। इस प्रमेय का विलोम भी सिद्ध किया जा सकता है। आइए देखिए इसी प्रमेय का विलोम कैसे सिद्ध करेंगे। उसके लिए प्रमेय 2 दिया हुआ है। पहले प्रमेय था कि एक रेखा के समांतर खींची गई एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब दिया हुआ है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है, उल्टा कर दिया, अगर एक ही अनुपात में कोई रेखा एक त्रिभुज को बांटती है तो एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो वह तीसरी भुजा के, अगर एक रेखा
दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वह तीसरी भुजा ये वाली भुजा के समांतर होगी, वो जो रेखा है ना, ये हमें सिद्ध करना है। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम एक रेखा इस प्रकार ले कि ए पी बटे ए बी सी, ए ये हो गया पी क्यू, इस प्रकार ले कि ए पी बटे बी पी पी बी बराबर हो ए क्यू बटे क्यू सी के समान अनुपात में विभाजित करने वाली जो रेखा है वो हमें ये सिद्ध करना है पी क्यू समांतर है बी सी के, यही हमें सिद्ध करना है। और इसके विपरीत यह बात माने कि पी क्यू भुजा समांतर है बी सी के, अबे हमें ये मानना है कि समांतर नहीं है, क्योंकि इसी को तो प्रूव करना है। पी क्यू समांतर है बी सी के, इसी को हमें प्रूव करना है कि पी क्यू समांतर है बी सी के। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि पहले कि पी क्यू बी सी के समांतर नहीं है। तब अब यदि पी क्यू भुजा बी सी के समांतर नहीं है तो बी सी के समांतर कोई दूसरी रेखा माननी होगी। मान ले कि पी क्यू वह रेखा है जो बी सी के समांतर है, पी क्यू डेस वह रेखा है। इस त्रिभुज में पी क्यू तो एक रेखा है ही, लेकिन इसी पी से एक और रेखा ऐसे करके गुजर रही है जो भुजा को, इस दूसरी भुजा को क्यू डेस पर काटती है, ए बी सी में क्यू डेस पर काटती है और बोल रहा है कि यही पी और ये क्यू डेस एक दूसरे बी सी के समांतर है। अगर हम ऐसा मानते हैं तो अतः पी ए पी बटे पी बी बराबर होगा ए क्यू बटे क्यू सी के। ये आधारभूत समानुपातिक प्रमेय जो हम पहले पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि अगर ये वाला समांतर रेखा है, अगर मान लीजिए पी क्यू बी सी के समांतर है, जो कि हमने नहीं माना है, लेकिन अगर मान लेते हैं तो ए पी बटे पी बी, अच्छा ये तो दिया है प्रश्न में, खैर ये तो दिया हुआ है प्रश्न में कि यहाँ पे दिया हुआ ना ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी कि ये जो रेखा है वो ए इस भुजा को और इस भुजा को समान अनुपात में बांट रही है। ए पी बटे पी बी बराबर है ए क्यू बटे क्यू सी के, है ना, समान अनुपात में बांट रही है। तो यहाँ पे चित्र दिया हुआ है ना, ए पी बटे पी बी पर ए पी बटे पी बी बराबर है ए क्यू बटे ए क्यू डेस बटे क्यू सी के, क्यू डेस सी के। एक मिनट, हमें ये वाली रेखा और ये वाली रेखा को जब हम समांतर ले रहे हैं, है ना, तो हमें पता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर जो खींची गई रेखा है वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो जब हम मान रहे हैं कि ये वाली जो रेखा है पी और क्यू डेस वो इस बी सी के समांतर है, तो हम कह सकते हैं कि ए पी बटे पी बी बराबर होगा ए क्यू डेस बटे क्यू डेस सी के, है ना, ये समांतर होगा। मान लीजिए वो जो था ए पी बटे पी बी जो दिया हुआ है प्रश्न में बराबर है ए क्यू बटे क्यू सी के, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ये मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में ए पी बटे पी बी और ए पी बटे पी बी दोनों एक पक्षक बराबर है, तो दूसरा पक्षक बराबर होगा। हम कह सकते हैं कि ए क्यू बटे क्यू सी बराबर होगा ए क्यू डेस बटे क्यू डेस सी के, ऐसा हम कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। ये मान लेते हैं हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 3 के दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, मतलब ए क्यू अपॉन क्यू सी प्लस 1 और ए क्यू डेस अपॉन क्यू डेस सी प्लस 1 करने पे, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पे
क्यू सी, दोनों का एलसीएम क्या आ गया, क्यू सी कटा, बचा क्या, ए क्यू प्लस क्यू सी का 1 से इंटू करेंगे तो क्यू सी आएगा, इज इक्वल टू क्यू सी क्यू डेस सी, क्यू डेस सी कटा तो बचा क्या, ए क्यू डेस प्लस क्यू डेस सी, क्या है अब ए क्यू प्लस क्यू सी, ए क्यू प्लस क्यू सी क्या लिखा जा सकता है, ए सी अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू ए क्यू डेस प्लस क्यू डेस सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन क्यू डेस सी लिखा जा सकता है। अब ए सी जब इन दोनों पक्षों में ए सी बराबर मतलब हर बराबर है तो अंश भी बराबर होंगे, अतः हम कह सकते हैं कि क्यू सी बराबर है क्यू डेस सी के, मतलब कि क्यू से लेकर सी तक का जो वैल्यू होगा वही क्यू डेस से लेकर सी तक का वैल्यू होगा, हम ऐसा कह सकते हैं। जो भी मान होगा क्यू और सी का वही मान होगा क्यू डेस और सी का, हम कह सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी संभव होगा, ऐसा हम तभी कह सकते हैं जब क्यू और क्यू डेस एक ही बिंदु हो, मतलब कि जब ये वाला जो बिंदु है क्यू डेस वो क्यू से मर्ज हो जाएगा, इसी में मिलेगा, तभी हम कह सकते हैं कि क्यू डेस सी और क्यू सी एक दूसरे के बराबर है। अतः ये मान लेते हैं कि ये जो रेखा है वो इसी पी क्यू पर ही समाहित है ना, ये जो रेखा है एक्चुअल में ऐसा है ना, पी क्यू ऐसा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पी क्यू समांतर है बी सी के। आइए इन प्रमेयों पर के आधारित कुछ उदाहरण देखते हैं। जब क्यू डेस सी और क्यू सी दोनों बराबर ही है, मतलब मान लीजिए क्यू सी का वैल्यू 2 है और तो क्यू डेस सी का भी वैल्यू 2 ही होगा, दोनों जब एक है तो हम कह सकते हैं कि जो बिंदु क्यू डेस है वह एक्चुअल में क्या है, क्यू है। क्यू डेस को एक्चुअल में हम लिखते हैं कि बिंदु क्यू ही है, तो मतलब कि ये जो रेखा है वो समाहित होकर इसी पी क्यू पर ही समा जाएगी। पी बिंदु तो एक ही है, लेकिन क्यू डेस हमने एक अलग बिंदु लिया था, वो एक्चुअल में क्यू ही है, तो पी और क्यू एक रेखा हमें मिलेगी जो कि बी सी के समांतर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पी क्यू समांतर है बी सी के। आइए इन प्रमेयों पर आधारित कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 1 दिया हुआ है, उसके बाद उदाहरण 2, फिर प्रश्नावली 2, तो 1 और 2 उदाहरण को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।